ये धरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो और बात है, ये सारा गगन साथ दे तो और बात है। चलने को चल लेते हैं लोग यारो एक पैर से भी, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल ऑनलाइन मंच पर। और एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एक शानदार, जानदार और धमाकेदार सेशन के साथ में, जिसमें मैं चर्चा करूंगा वर्ण विचार के नेक्स्ट पार्ट पर। और वर्ण विचार के अंतर्गत जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा वहां से आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तो आप लोग बिना समय गवाए जुड़ जाइए अपनी कक्षा में। देखिएगा, वर्ण विचार और वर्ण विचार में पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे रचना के रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। और रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद होते हैं तीन। नंबर एक होता है साधारण पाई वाले व्यंजन, दूसरा होता है टेढ़े मेढ़े व्यंजन और तीसरा होता है पूंछ वाले व्यंजन। तो देखिए, साधारण पाई वाले व्यंजन और साधारण पाई वाले व्यंजनों में हम बात करें तो अपने 33 व्यंजनों को पहले मैं आपके सामने नोट करता हूं। कै, ख, ग, घ और अंगे। च, छ, ज, झ, इं। ट, ठ, ड, ढ, अणे। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, और है। ये अपने 33 व्यंजन हैं और इन 33 व्यंजनों को हम तीन भेदों में बांटते हैं। किस आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। तो देखिए, इन 33 व्यंजनों के अंतर्गत कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जिनकी रचना या बनावट एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है। अब ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा होती है शिरोरेखा, और ये जो यहाँ पे ये खड़ी जो रेखा है इसको कहा जाता है साधारण पाई। हो सकता है कि आपने अपने छोटी क्लासों में इसे साधारण पाई ना पढ़ करके इसको खड़ी पाई के नाम से भी जाना हो। तो वे व्यंजन वर्ण जो एक सीधी और एक खड़ी रेखा से मिलके बने होते हैं, जैसे एक सीधी एक खड़ी रेखा है, मैंने इस अंश को जोड़ा तो च बन गया। यदि यहाँ से मैं इसको हटा के ऐसे जोड़ देता हूँ तो वह बन गया, इसको ऐसे और चीर दिया जाए तो वह बन गया। तो कुल मिलाकर के बात आती है कि इन वर्णों में जो एक सीधी और एक खड़ी रेखा से मिलकर के बन रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा? साधारण पाई वाले वर्ण। तो आइए बात करते हैं कि बन कौन कौन से रहे हैं।
तो देखिए यहां पे एक ये सीधी रेखा, खड़ी रेखा, जिन पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं वो सभी वर्ण एक सीधी और एक खड़ी रेखा से मिलके बन रहे हैं। ये आपके सभी वर्ण कैसे हो जाते हैं, एक सीधी और एक खड़ी रेखा से मिलने वाले वर्ण हो जाते हैं, जिन पे मैंने कलर चेंज करके सीधी और खड़ी रेखा दर्शाई है। अब याद रखना कौन कौन से वर्ण हैं, हम इनको जैसे में लिख सकते हैं। यहाँ कै वर्ग में से देखिए ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, सॉरी च, ज, झ, इया, अणा, त, था, धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, श, स, स। तो ये जो आपके वर्ण हैं ये हो गए आपके कैसे, साधारण पाई वाले व्यंजन। अब विशेष क्या है कि इनको जब किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखा जाएगा तो याद रखना किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखते समय इनकी पाई हटा दी जाती है। अब जिनसे मैं पाई हटाऊं या जिन पर मैंने पहले से पाई को दर्शाया है वो साधारण पाई वाले हैं। पाई हटाने से तात्पर्य क्या होगा, देखिए जिनसे पाई हटाई जा रही है वो आपके हो गए साधारण पाई वाले व्यंजन।
यहाँ जिन जिन से मैंने पाई हटाई है आप देख सकते हो वो यही वर्ण हैं जो यहाँ अलग से मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको साधारण पाई वाले वर्ण कहा जाता है। अब इनका अर्धरूप लिखना है तो अर्धरूप लिखने के लिए इनकी पाई हटा देते हैं। जैसे अभी अपने को माना कि उत्तम लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अपने को माना कि गन्ना लिखना है तो इस प्रकार से लिखोगे। उज्ज्वल लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अब यहां से मैं इन वर्णों को हटाता हूं। अब बचे हुए जो वर्ण हैं फिर उन पर अध्ययन करेंगे। अब आप काउंट कीजिए कितने वर्ण बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 22 वर्ण तो आपके कैसे हो गए, साधारण पाई वाले। अब इन वर्णों में से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी रचना टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, जैसे आपके अंग, छ, टे, ठे, डे, डे, दे, है और रे। ये जो वर्ण हैं ये हैं आपके टेढ़े मेढ़े व्यंजन। जब आप दूसरा भेद पढ़ोगे तो दूसरे भेद का नाम क्या होता है, टेढ़े मेढ़े व्यंजन। और टेढ़े मेढ़े व्यंजन जिनकी रचना या बनावट कैसी हो, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनको कहा जाता है टेढ़े मेढ़े व्यंजन। जैसे क वर्ग में से अंग, च वर्ग में से छ, ट वर्ग के 4 वर्ण टे, ठे, डे, ढे, फिर आपके दै, है और रे। अब किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखने के लिए याद रखना, किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे देखिए अंग, छ, टे, डे, टे, ठे, डे, ढे, दे, है, रे। किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। और यहाँ पर आप याद रखना, ये जो दै वर्ण है इसको कहा जाता है अर्धपाई वाला। और आपने देखा होगा कि जो रे वर्ण है, रे वर्ण को आपने किसी शब्द में हलंत लगा करके लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि यह रेफ वर्ण के नाम से प्रचलित होता है। रेफ वर्ण के नाम से प्रचलित होता है। इसके अर्धरूप की 3 दशाएं सामने आती हैं। या तो ये ऊपर रेफ होता है, या पैर में लगता है, या वर्ण में यह नीचे रेफ बनता है। ये इसकी 3 दशाएं हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले टेढ़े मेढ़े व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनकी रचना या बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनको क्या कहा जाता है, टेढ़े मेढ़े व्यंजन कहा जाता है। और किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे अपने को
सट्टिका लिखना है तो सट्टिका इस प्रकार से लिखा जाएगा हलंत लगा करके। अपने को उड्डयन लिखना है तो अपन हलंत लगा करके ऐसे लिखेंगे। अपने को वांगोमय लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। उच्छ्वास लिखना है तो इस प्रकार से लिखते हैं। और अब अर्धरूप में हलंत लगा के तो हमने लिख लिया, लेकिन बात आ जाती है किस पर, रे वर्ण पर, कि रे के नीचे हलंत तो लगता नहीं है। ये रे वर्ण कैसे प्रयुक्त होगा, क्या आप जानते हो इस बात को कि रे कब तो ऊपर रेफ बनता है, कब ये पैर में लगता है और कब पैर के नीचे। तो ऊपर रेफ बनता है, पैर में लगता है और पैर के नीचे। तो आइए जानते हैं इस बात को भी। रे वर्ण की, रे वर्ण के प्रयोग की दशाएं। देखिए, जैसे कि अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूं धनुर्धर। एक शब्द मैंने लिखा आपके लिए जैसे प्रेत, एक शब्द जैसे मैंने लिखा आपके लिए ट्रक। अब इन तीनों ही शब्दों में रे प्रयुक्त है। यहां पर रेफ बन रहा है ऊपर, यहां पैर में लग रहा है और यहां नीचे। तो कब ऊपर रेफ बनेगा, उसके लिए जैसे ये धनुर्धर शब्द है, मैं इसका वियोजन करता हूं, ध प्लस ए प्लस स्वर रहित ने धन उ, धन स्वर रहित रे, धन स्वर रहित ध, धन हीरस्व ए, धन रे और धन ए। ये इसका होता है वियोजन। अब आप ध्यान दें इस दशा पर यहाँ कि ये तो अर्ध रे आ रहा है, इससे पहले आने वाला वर्ण क्या है और इसके बाद आने वाला वर्ण क्या है। तो याद रहे, जब अर्ध रे से पहले आने वाला वर्ण स्वर हो और बाद में आने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण हो, तब स्थिति क्या बनती है, तब स्थिति अगले वर्ण के ऊपर रेफ होने की होती है। नंबर 1, यदि किसी स्वर के बाद और व्यंजन से पहले अर्ध रे आए या अर्ध रे आता है तो वह है अगले वर्ण के ऊपर रेफ बन जाता है। जैसे अभी मैं लिखता हूं आशीर्वाद, तो सेम स्थिति जो धनुर्धर में है वो आशीर्वाद में है। दुर्गम, निर्वाचन आदि। ये तो रहा इस शब्द का कि इसमें जो ऊपर रेफ बना है वो कब बनेगा, जब स्वर के बाद और व्यंजन से पहले अर्धरा प्रयुक्त होगा, तब अर्धरा अपने से आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ बन जाता है। अब अगला शब्द देखते हैं प्रेत। अगला शब्द क्या कह रहा है, देखो, प्रेत में स्वर रहित तो पै, धन स्वर रहित रे,
धन ए, धन स्वर रहित तय, धन ह्रस्व ए। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई अर्धरा से पहले आने वाला वर्ण व्यंजन है और अर्धरा के बाद आने वाला वर्ण स्वर है। अब जब शब्द निर्माण किया जाएगा तो याद रखना शब्द निर्माण में ये मात्रा रे के साथ प्रयुक्त होगी, ना कि पै के साथ। लेकिन रे के साथ मात्रा लिखाने पर वो परेत शब्द बोलेगा। अब परेत नहीं बोला जाता है, प्रेत शब्द शुद्ध उच्चारण होता है। तो ये जो रे है ये अपनी मात्रा सहित इस पैर, इस व्यंजन के पैर में लग जाएगा। ध्यान देना कि जब व्यंजन के बाद और स्वर से पहले अर्धरा होता है तो अर्धरा अपनी मात्रा सहित तो अपने से पहले आने वाले व्यंजन के पैर में लग जाता है। तो दूसरा बिंदु में लिख सकता हूं, जब किसी जब व्यंजन के बाद और स्वर से पहले अर्धरय प्रयुक्त हो तो वह है अपनी मात्रा सहित अपने से पहले आने वाले व्यंजन के पैर में लग जाता है। तो दोनों कंडीशन क्लियर होती हैं। जब व्यंजन के बाद और स्वर से पहले अर्धरा हो तो अर्धरा अपनी मात्रा सहित अपने से पहले जो व्यंजन आ रहा है, जैसे देखिए ये पै व्यंजन है, इसके बाद अर्धरा आ रहा है, अर्धरा के बाद स्वर आ रहा है, तो ये स्वर अपनी मात्रा सहित मात्रा को साथ लेकर के कहा इस व्यंजन के पैर में लग जाता है, जैसा कि आप प्रेत शब्द में देख भी सकते हो। जैसे अभी आपके लिए लिखा जाए ग्राम, प्रमाण, भ्रमर आदि। और अब एक शब्द और बचा है और वो शब्द कौन सा है आपका? ट्रक। आइए इस शब्द का वियोजन भी करते हैं। ट्रक शब्द का वियोजन करने पर आप देखोगे ट्रक में क्या बोल रहा है, पहले ट, फिर रे और फिर ए। तो स्वर रहित ट, धन स्वर रहित रे, धन ए, धन स्वर रहित कै, धन ह्रस्व ए। तो ये तो इसके साथ जुड़ा तो ये इसके साथ जुड़ेगा। अब सेम कहानी है कि ट से पहले क्या आ रहा है, व्यंजन, और बाद में क्या आ रहा है, स्वर। लेकिन एक अंतर है, ऊपर जो वर्ण था वो पाई वाला था और नीचे जो वर्ण आ रहा है उसमें पाई नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है या टवर्गीय वर्ण है। यदि पाई वाला आएगा तो पैर में लगेगा, और जब पाई वाला वर्ण ही नहीं होगा तो कहाँ से पैर में लग जाएगा। तो इसलिए आप एक लाइन इसके लिए भी याद रखेंगे, यदि अर्धरा से पहले आने वाला व्यंजन टवर्गीय या
टेढ़ा मेढ़ा हो तो अर्धरा उस वर्ण के नीचे लग जाता है। जैसे अभी मैं लिखता हूं आपके लिए राष्ट्र, या आपके लिए शब्द लिखा जाए ड्रम, या शब्द लिखा जाए आपके लिए उष्ट्र। इस प्रकार के जो शब्द हैं यहाँ पे ये कहाँ लगता है, इनके पैर के नीचे लग जाता है। तो अपन ने दो भेदों पर चर्चा कर ली। पहला भेद हमारा कौन सा था? पहला भेद था साधारण पाई वाले व्यंजन। और साधारण पाई वाले व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनकी रचना एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, उनको साधारण पाई वाले व्यंजन कहते हैं। और किसी शब्द में साधारण पाई वाले व्यंजन वर्णों का अर्धरूप लिखने के लिए उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे मैंने शब्द भी आपको सामने लिख के दिए हैं यहाँ। और इन वर्णों को हटाने पे ये वर्ण बचे हुए थे। अब ये वाले वर्ण कैसे हो गए जिन पे मैंने गोले किए हुए हैं? भाई ये जो वर्ण है आपका, इधर छ है, इधर टैट है, डेड है, द है, र है, ये हो गए आपके टेढ़े मेढ़े व्यंजन। और अब आपके दो वर्ण और बचे हैं, और वे दो वर्ण कौन कौन से हैं? एक तो आपका कै और एक आपका फै। याद रखना, कै और फै को हम किस नाम से पढ़ेंगे? पूंछ वाले व्यंजन के नाम से। कैसे होते हैं ये होते हैं पूंछ वाले व्यंजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद होता है आपका पूंछ वाले व्यंजन। अब देखिए, पूंछ वाले व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनके अंत में एक पूंछ सी जुड़ी होती है, उनको कहा जाता है पूंछ वाले व्यंजन। कौन कौन से हैं? कै और फै, ये दो वर्ण आपके कैसे हो जाते हैं? पूंछ वाले व्यंजन होते हैं। और विशेष रूप से आप याद रखना कि किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखते समय इनकी पूंछ सीधी कर दी जाती है। अब पूंछ कैसे सीधी करेंगे? जैसे कै वर्ण है तो इस प्रकार से, जैसे ये फै वर्ण है तो इस प्रकार से। अभी जैसे माना कि अपने को मक्का लिखना है तो मक्का इस प्रकार से लिखेंगे। अपने को पक्का लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। अपने को हफ्ता लिखना है तो इस प्रकार से। अपन को रफ्ता लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो याद रहे, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद हुए, और तीन भेदों में हमने पहला पढ़ा साधारण पाई वाले वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनकी रचना या बनावट एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, एक सीधी और एक खड़ी रेखा से होती है, उनको कहा जाता है साधारण पाई वाले व्यंजन। और किसी शब्द में इन साधारण पाई वाले व्यंजनों का जो 22 वर्ण आपके हैं साधारण पाई वाले व्यंजन हैं, इनका अर्धरूप लिखने के लिए इनकी पाई हटा दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको
पाई हटा करके भी इनका रूप दिखलाया था। सीधा सा है, जैसे ये च लिखा है और च का अर्धरूप लिखोगे तो इसकी पाई हटा देंगे, इस प्रकार से बचेगा। जैसे यहाँ पे उज्ज्वल, यहाँ गन्ना या उत्तम, इन शब्दों में क्या किया हुआ है, पाई हटाई हुई है। इसके बाद हमने चर्चा की नंबर 2, टेढ़े मेढ़े व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों की रचना या बनावट कैसी होती है, टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको कहा जाता है टेढ़े मेढ़े व्यंजन। और किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे सट्टिका, उड्डयन, वांगोमय, उच्छ्वास। लेकिन इनमें 2 वर्ण ऐसे हैं, एक तो जो द है उसको अर्धपाई के नाम से भी जाना जाता है और रै वर्ण को रेफ वर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसके अर्धरूप प्रयोग की 3 दशाएं होती हैं, या तो ये ऊपर रेफ बनता है या पैर में या नीचे। तो हमने इसकी तीनों कंडीशनों पर चर्चा की। भाई जैसे एक शब्द लिया धनुर्धर, एक शब्द लिया प्रेत और एक शब्द लिया ट्रक। अब धनुर्धर में ये ऊपर रेफ बन रहा है, प्रेत शब्द में ये पैर में लग रहा है और ट्रक में ये पैर के नीचे लग रहा है। तो कब ये अगले व्यंजन के ऊपर रेफ बनेगा, कब ये पैर में लगेगा और कब पैर के नीचे लगेगा, तो उसके लिए मैंने इनके वियोजन क्रम से भी आपको समझाया और नोट भी किया हुआ है बोर्ड पे कि किसी स्वर के बाद और व्यंजन से पहले अर्धरा हो तो अर्धरा आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ बन जाता है। ये पहली कंडीशन, जिसमें मैंने आपको जैसे उदाहरण आशीर्वाद, दुर्गम, निर्वाचन, बहुत सारे शब्द हैं। अच्छा, इसके बाद में बात आई कि जब व्यंजन के बाद और स्वर से पहले अर्धरा प्रयुक्त होता है तो अर्धरा उस व्यंजन के कहाँ लग जाता है, पैर में लग जाता है। जैसे आपके लिए ग्राम, प्रमाण, भ्रमर आदि। और तीसरा हमने चर्चा की इसी में रेफ दशाओं में कि यदि कहाँ पर व्यंजन से, व्यंजन के बाद और स्वर से पहले तो अर्धरा हो, लेकिन स्वर से पहले आने वाला व्यंजन टवर्गीय हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो अर्धरा अपनी मात्रा सहित उसके पैर के नीचे लग जाता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, उष्ट, ट्रक आदि। तो ये तो थी हमारे रे की रेफ दशाएं। अब इसके बाद 2 भेदों पे हमने चर्चा कर ली, साधारण पाई वाला और टेढ़ा मेढ़ा। इसके बाद में तीसरा भेद होता है आपका कौन सा, पूंछ वाले व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के अंत में एक पूंछ सी जुड़ी होती है उनको कहा जाता है पूंछ वाले व्यंजन। और किसी शब्द में इनका अर्धरूप लिखते समय इनकी पूंछ सीधी कर दी, हालांकि पूंछ सीधी होती नहीं है लेकिन इनकी हम कर देते हैं। जैसे आपके लिए मक्का, पक्का, हफ्ता, रफ्ता जो शब्द आपके सामने लिखे हैं, इनको देख के आप महसूस भी कर सकते हो कि इस प्रकार से कै और फै का अर्धरूप शब्द निर्माण में लिखा जाता है। तो यहाँ तक हमने व्यंजन वर्णों पर चर्चा की और अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन दोनों के कॉमन वर्गीकरण पर। तो चलिए साहब आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो आधार लेंगे उसका नाम होता है घोषत्व के आधार पर। याद रखना किस आधार पर, घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व के आधार पर बात की जाए तो घोषत्व क्या है, घोषत्व है क्या, तो देखिए घोषत्व, घोषत्व शब्द बन किससे रहा है, ये बनता है घोष प्लस त्वय से। और त्वय क्या है, त्वय है आपका प्रत्यय। और आप भली भांति जानते हो कि प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। और घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज या कंपन या झंकार या नाद या झंकृति होता है। अब बात आती है कि ये गूंज या कंपन की स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है। अब जरूरी नहीं है
कि वहाँ आपके लिए घोषत्व नाम दिया जाए आधार का, वो ये भी कह सकता है कि स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, या ये भी कहा जा सकता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब जैसा कि बात आई घोषत्व, घोष का शाब्दिक अर्थ गूंज या कंपन या नाद या झंकार होता है। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। जब मैंने इस टॉपिक को बतलाया था तब मैंने आपको बतलाया कि हमारा जो ये कंठ से नीचे वाला जो भाग है वो समझिए एक बड़ी नलिका है, और इस बड़ी नलिका को पतली पतली सी झिल्लियों के द्वारा, याद रखना, इन पतली पतली सी झिल्लियों के द्वारा इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो हो जाती है क्या, आहार नाल या आहार नलिका, और दूसरी हो जाती है श्वास नाल। अब आहार नाल और श्वास नाल के मध्य जो ये पतली पतली सी झिल्लियां हैं, इनको कहा जाता है स्वर तंत्र। और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये झिल्लियां वायु वेग में ऐसे हिलने लगती है, और इनके हिलने से गूंज या कंपन की स्थिति होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी वर्णों में ये वायु वेग में हिलती हों। भाई कुछ में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है और कुछ वर्णों के उच्चारण में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ होती है वहाँ पर भेद का नाम आता है सघोष वर्ण या घोष वर्ण, और दूसरा भेद होता है अघोष वर्ण। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है सघोष और अघोष। सघोष शब्द किससे बन रहा है, स प्लस घोष से, और अघोष किससे बना है, ए प्लस घोष से। तो घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज या कंपन। गूंज या कंपन होता है। अच्छा जी, अब से और इधर क्या आ रहा है, ए। से का अर्थ होता है साथ या सहित या है, और ए का अर्थ क्या होता है, ना या नहीं। तो एक स्थान पे तो क्या है, एक बार तो क्या है, गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है, और कुछ वर्णों में ये गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो याद रहे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनको सघोष वर्ण कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनको सघोष वर्ण कहा जाता है। और याद रहे सघोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, और अब आप भली भांति जानते हो वर्ग कितने होते हैं, 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जैसे मैं कवर्ग में बात करता हूं तो गै, घै, अंगे। चवर्ग में जय, झय, इये। टवर्ग में डै, ढै, अणे। और तवर्ग में दै, तै, दै, दै, धै, नै। और पवर्ग में बै, भै, मै। ये आपके 15 वर्ण यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। इनके साथ में शामिल किया जाता है ये, रे, ले, वै और है को, तथा
सभी स्वर वर्ण तथा सभी स्वर वर्णों को शामिल किया जाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, रे, ले, वे, है तथा सभी स्वर वर्णों को शामिल किया जाता है। तो याद रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा, भाई गे, घे, ङे, जय, झय, ये, डे, ढे, द, ध, ने, बै, भै, में। तो 15 वर्ण तो आपके हो गए वर्गीय व्यंजनों में से, 5 वर्ण आपके ये हो गए और 11 वर्ण ये हो गए। अब आपसे प्रश्न होता है कि सघोष व्यंजनों की संख्या, सघोष व्यंजनों की संख्या। आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप गलती कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला क्या है, सघोष व्यंजनों की संख्या, और अधिकतर विद्यार्थी के दिमाग में टोटल कैलकुलेशन चलती है कि 15, 5, 20 और 11, 31। वो जवाब देता है क्या, 31। लेकिन अपन पूछ क्या रहे हैं, अपन पूछ रहे हैं सघोष व्यंजन, तो 15 और 5, 20। सघोष वर्ण 31, लेकिन सघोष व्यंजन क्या होते हैं, 20 होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में अब चर्चा आती है आपके अघोष वर्ण की। अघोष जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, अ मतलब नहीं, घोष मतलब गूंज या कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उनको कहा जाता है सघोष वर्ण, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती उनको कहा जाता है क्या, अघोष वर्ण कहा जाता है। और याद रहे, अघोष वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, अब जो बचे हुए वर्ण हैं ध्यान दें, प्रत्येक वर्ग का, इधर हमने ले लिया तीसरा, चौथा, पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण बच गया, पहला और दूसरा वर्ण बच गया। अब पहला दूसरा वर्ण तो कै, खे, चे, छे, ते, टे, ठे, ते, थे, पै, फै, 10 वर्ण तो ये हो गए, तथा इसके अलावा है यहाँ पे आ गया, तो बचे 3 वर्ण ये से, से। आपके 3 वर्ण ये हो गए और 10 वर्ण आपके ये हो गए, 10 और 3, तो कितने हो जाते हैं, 13। और ऊपर टोटल कितने आ रहे थे, 31, 31, 13 कितने हो गए, 44। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम लोगों ने साधारण पाई वाले व्यंजन, टेढ़े मेढ़े व्यंजन, रेफ दशाएं, पूंछ वाले व्यंजन और आपके सघोष और अघोष को पढ़ा। उम्मीद है कि आज की कक्षा में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वो सभी के सभी बिंदु आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इस कक्षा के लिए हम यहीं तक मैटर रखते हैं जिसको आप अच्छे से समझ सको। उम्मीद करता हूं कि आपको हर वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको हमारे द्वारा चलाई जा रही क्लासें पसंद आती हैं तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना लाड हमारे लिए प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके मुझे बतलाएंगे कि अब तक की क्लासें कैसी लगी आप लोगों को, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जिससे हमारे रिकॉर्डेड सेशन या हमारे शॉर्ट्स वीडियो या हमारे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज ही गुरुकुल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कक्षाओं को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हम लोगों को बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा लास्ट पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट बचा है अल्पप्राण महाप्राण वर्णों के उच्चारण स्थान संयोजन वियोजन को लेकर के अगली एक वीडियो में फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।